भविष्योदय विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की क्लास के अंदर हम विद्यार्थियों वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर हिंदुआ सूरज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है। बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और बहुत से पाठ्यक्रम के अंदर जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक के अंदर महाराणा प्रताप जो है ये सिलेबस में नाम से दिए गए हैं जी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, वो सारे हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को फायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप जो है इनका शासनकाल 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और यदि इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था उदय सिंह। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई थी। जयवंता बाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी विद्यार्थियों। इनकी पत्नी का नाम था अजबदे पंवार, पुत्र अमर सिंह प्रथम था विद्यार्थियों। सामान्य परिचय अच्छे से याद कीजिए। इनके भाई का नाम था जगमाल और शक्ति सिंह। और विद्यार्थियों यदि इनकी आयु की बात करें तो इनकी आयु थी 56 वर्ष 9 महीने। और यदि राउंड फिगर में बात करें तो इनकी आयु विद्यार्थियों 57 साल इनकी आयु थी। ये प्रश्न आरटेट 2012 के अंदर पूछा गया कि महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी। महाराणा प्रताप की आयु विद्यार्थियों 57 साल महाराणा प्रताप की आयु थी। और यदि हम इनके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल कुछ किताबें 25 साल लिखती है, कुछ 24 लिखती है। कॉलेज व्याख्याता 2007 के अंदर पूछा गया और इसका आंसर विद्यार्थियों 24 साल माना गया है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। यदि हम शासनकाल की बात करें महाराणा प्रताप के शासनकाल की बात करें तो ध्यान से सुनना। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है ये 2 राज्याभिषेक हुए थे, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला जो है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के जंगलों में हुआ था राज्याभिषेक। और विद्यार्थियों 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। और यदि इस आधार पर हम देखें 1572 से लेकर के यदि 97 तक काउंट करेंगे तो 25 साल आएंगे विद्यार्थियों। लेकिन हम 97 को पूरा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस 97 वाले साल के तो 19 दिन निकले हैं। इस आधार पर इनका शासनकाल देखा जाए तो 24 साल जो है महाराणा प्रताप का शासनकाल जो था 24 साल था। कल को ऑप्शन में दोनों आ जाए, आपसे पूछा जाए तो आप 24 साल जो है आंसर करेंगे। महाराणा प्रताप का शासनकाल 24 साल था विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप जो है ये सिसोदिया वंश के एक महान राजा थे। और यदि महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म जो है अभी हम देख रहे थे कि जन्म जो है कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल में जूना कचहरी के अंदर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं विद्यार्थी, ध्यान से सुनिए। महाराणा प्रताप का जन्म जो है ये जन्म हुआ था विद्यार्थियों 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ ईस्वी सन के अंदर। और इनकी मृत्यु जो है 1597 ईस्वी सन के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है। यदि हम किसी भी ईस्वी सन के अंदर यदि 57 जोड़ देते हैं विद्यार्थियों तो विक्रमी संवत बन जाता है। इस आधार पर आप देखिए, यदि महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म जो है ये जन्म हुआ 1597 विक्रमी संवत के अंदर। ध्यान से सुनिए, महाराणा प्रताप का जन्म जो है 1597 विक्रमी संवत के अंदर और मृत्यु जो है ये मृत्यु विद्यार्थी 1597 ईस्वी सन के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र शासक जिसके जन्म का आंकड़ा और मृत्यु का आंकड़ा सेम है वो महाराणा प्रताप विद्यार्थियों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप का जन्म जो है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 ईस्वी को जन्म हुआ और मृत्यु 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु। 57 साल के थे महाराणा प्रताप। और विद्यार्थियों याद रखिए, अरावली की दूसरी ऊंची चोटी शेर जो है उसकी ऊंचाई का आंकड़ा भी 1597 मीटर है। चलिए आप देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़, यदि दुर्ग के अंदर दुर्ग होता है तो उसे अंतः दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में एक ही दुर्ग के अंदर अंतः दुर्ग बना हुआ है और कटारगढ़ है वो। कटारगढ़ के बादल महल के अंदर 9 मई 1540 या फिर ऐसे कह दीजिए ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इतिहास का एकमात्र राजा महाराणा प्रताप है जिसका जन्म 1597 विक्रमी संवत और मृत्यु 1597 ईस्वी के अंदर हुई विद्यार्थियों। और खास बात यह है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा गया। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि अभी जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम
2022 के अंदर ग्रेड फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ और ग्रुप सी का जीके के अंदर ग्रुप सी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम विद्यार्थियों की का महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। ध्यान दीजिएगा, जो भील जनजाति जो है, भील जनजाति में छोटे बालक जो होते हैं उन छोटे बालकों को प्रेम से कीका कहा जाता है विद्यार्थियों। यदि महाराणा प्रताप के उपनामों की बात करें तो महाराणा प्रताप को राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा है विद्यार्थियों। और महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कभी न डूबने वाला सूरज हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। और विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। अभी हम राज्याभिषेक की बात करें विद्यार्थियों तो महाराणा प्रताप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक 2 राज्याभिषेक हुए थे और पहला राज्याभिषेक जो है वो 32 साल की आयु में 1572 ईस्वी के अंदर है। 32 साल की आयु में आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 28 फरवरी का दिन था विद्यार्थियों, 28 फरवरी 1572 का दिन था और रविवार का दिन था। और ध्यान दीजिए, होली का दिन था। इस दिन त्यौहार था होली और गोगुंदा के जंगल थे। गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। गोगुंदा के जंगलों के अंदर 28 फरवरी 1572 को रविवार के दिन, होली के दिन महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और इसी जगह पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और ये पहला राज्याभिषेक था विद्यार्थियों, पहला राज्याभिषेक था और ये मेवाड़ के इतिहास के 54वें शासक थे विद्यार्थियों। और महाराणा प्रताप के यदि दूसरे राज्याभिषेक की बात करें हम लोग तो दूसरा राज्याभिषेक जो है वो हल्दी घाटी युद्ध के 2 साल के बाद 1578 ईस्वी के अंदर हम पढ़ेंगे आगे चल करके कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। और दूसरा राज्याभिषेक जो था औपचारिक राज्याभिषेक था। एक राजा का राज्याभिषेक दुर्ग में होता है, वो औपचारिक राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक आपने अभी देखा कि पहला राज्याभिषेक जो है वो दुर्ग में न होकर के गोगुंदा के जंगलों में 28 फरवरी 1572 को हुआ था। ये अनौपचारिक राज्याभिषेक था विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए, 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आजकल यहां से काफी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान, यदि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों की बात करें विद्यार्थियों तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक दरबारी विद्वान जिनका नाम था चक्रपाणि मिश्र। काफी सारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में दरबारी विद्वान थे, या फिर ऐसे प्रश्न पूछा गया जैसे एचएम एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया। एचएम 2018 के अंदर पूछा गया कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान का नाम क्या था। ऑप्शन में चक्रपाणि मिश्र था विद्यार्थियों। दरबारी विद्वान की बात करें, एक चक्रपाणि मिश्र थे, एक जीवधर थे विद्यार्थियों। इसके बाद बात करें तो एक दरबारी विद्वान जो थे उनका नाम था सादुलनाथ त्रिवेदी, और विद्यार्थियों एक थे रामा सांधु और एक का नाम था माला सांधु। ये दो चारण कवि थे महाराणा प्रताप के दरबार में। ध्यान दीजिएगा, हम दरबारी विद्वानों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी सारे प्रश्न जो यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए आप पूरा ध्यान से सुनेंगे। चलिए, यदि बात करें हम एक नंबर दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र की बात करें विद्यार्थियों तो चक्रपाणि मिश्र ने कुछ रचनाएं लिखी, जैसे देखिए मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ के 9 भाग है, 9 अध्याय है, 9 भाग क्या 9 अध्याय इसके अंदर। राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श लिखे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से याद कर लीजिए अच्छे से इनको। एक रचना है मुहूर्तमाला, एक रचना विद्यार्थी विश्ववल्लभ जिसके 9 अध्याय है, एक रचना है राज्याभिषेक पद्धति और एक विद्यार्थी व्यवहार दर्श। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। या तो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि मुहूर्तमाला का राइटर कौन है, राज्याभिषेक पद्धति का राइटर कौन है, या फिर प्रश्न क्या आता है निम्न में से कौन सी रचना जो है चक्रपाणि मिश्र के द्वारा कृत नहीं है। तो आपको मैं यहां पर एक और बता देता हूं, देखिएगा आप ध्यान दीजिए। विश्ववल्लभ जो है ये चक्रपाणि मिश्र की रचना है, और ठीक ऐसी ही एक रचना और है विद्यार्थियों, विश्ववल्लभ एक रचना है राजवल्लभ। मैंने पीछे की क्लास के अंदर काफ़ी बार आप लोगों को बताया कि राजवल्लभ जो है ये राणा कुंभा के दरबार के प्रख्यात शिल्पी मंडन की रचना है विद्यार्थियों। तो कल को आपको ऑप्शन में प्रश्न आए कि कौन सी रचना जो है चक्रपाणि मिश्र की नहीं है, तो ध्यान रहे यदि ऑप्शन में राजवल्लभ है तो इसका उत्तर राजवल्लभ रहेगा, क्योंकि राजवल्लभ चक्रपाणि मिश्र की नहीं है विद्यार्थियों। राजवल्लभ रचना जो है ये मंडन की है विद्यार्थियों। चक्रपाणि मिश्र की रचना एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श है। ये चक्रपाणि मिश्र जो थे विद्यार्थी 4 वेदों के ज्ञाता थे, 6 दर्शनों के ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रों का इन्हें ज्ञान था, पर्यावरण के विशेषज्ञ पर्यावरण के ज्ञाता थे, और कृषि का भी इन्हें ज्ञान था, और वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ थे विद्यार्थियों। बात करें दूसरे दरबारी विद्वान की, यदि बात करें तो दूसरे का नाम था विद्यार्थियों जीवधर।
जीवधर जो है, जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ की रचना की है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये रचना डायरेक्ट पूछी गई है। अमरसार रचना जो है किसकी है, तो जीवधर की है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में एक प्रश्न साहित्य से था, 4 रचनाएं दी गई और मिलान करो प्रश्न था, तो उसमें अमरसार रचना जो विद्यार्थी पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे दरबारी विद्वान सादुलनाथ त्रिवेदी की बात करें तो सादुलनाथ त्रिवेदी जो है, महाराणा प्रताप ने इन्हें मंडेर नामक जागीर प्रदान की थी विद्यार्थियों। और इस बात की जानकारी जो है 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख से मिलती है कि मंडेर नामक जागीर जो है वो सादुलनाथ त्रिवेदी को भेंट की गई थी, प्रदान की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चारण कवियों की। यदि चारण कवियों की बात करें विद्यार्थियों, तो महाराणा प्रताप के दरबार में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2 चारण कवि थे। एक का नाम था रामा सांधु और एक का नाम था विद्यार्थियों माला सांधु। ये महाराणा प्रताप के दरबार में 2 चारण कवि थे। विद्यार्थियों, सैनिकों में उत्साह का संचार करने तथा त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए महाराणा प्रताप अपने साथ हमेशा चारण कवि रखते थे, जिनका नाम था रामा सांधु और माला सांधु नाम था विद्यार्थियों। अभी आप इनके बारे में कुछ खास बातें सुनिएगा। चारण कवि यदि माला सांधु की बात करें हम लोग, तो माला सांधु जो है, माला सांधु ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में एक रचना लिखी जिसका नाम है महाराणा प्रताप का झूलना। ध्यान दीजिए, माला सांधु जो है ये महाराणा प्रताप का झूलना रचना लिख रहे हैं और ये राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई है, मात्रिक छंद है। खास बात ये विद्यार्थियों की माला सांधोकृत महाराणा प्रताप का झूलना जो है, इस रचना के अंदर हमें मेवाड़ के गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा बप्पा रावल, जिन्हें कालभोज भी कहा जाता है, बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप तक का इतिहास मिलता है। महाराणा प्रताप तक का इतिहास मिलता है विद्यार्थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, माला सांधु ने महाराणा प्रताप का झूलना राजस्थानी भाषा में मात्रिक छंद कविता लिखी है और ये जो ग्रंथ लिखा गया महाराणा प्रताप का झूलना, इसके अंदर मेवाड़ के इतिहास में बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप तक का इतिहास जो है वो हमें मिलता है विद्यार्थियों। बात करते हैं रामा सांधु की। तो रामा सांधु की यदि विद्यार्थियों में बात करें तो ध्यान दीजिए, रामा सांधु ने महाराणा प्रताप के शौर्य का गुणगान किए और शौर्य का गुणगान करते हुए ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप को अनंत आकाश बताया है, इन्होंने अनंत आकाश बताया महाराणा प्रताप को। और विद्यार्थियों, जो अकबर जो है उस अकबर को एक पक्षी के समान बताया है, अकबर को पक्षी के समान बताते हुए और महाराणा प्रताप को अनंत आकाश रूपी बताते हुए क्या लिखते हैं रामा सांधु, ध्यान से सुनिएगा। रामा सांधु लिखते हैं कि अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान भर ली, पर वह उसका पार नहीं पा सका और अंत में उसे हार करके अपनी हद में रहना पड़ा था। और विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। यदि बात करें महाराणा प्रताप के हाथियों की बात करें तो प्रमुख हाथी जो था उसका नाम था विद्यार्थियों राम प्रसाद। और ये प्रश्न जो है रीट 2018 के अंदर पूछा गया कि महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद है, जिसे अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया। आगे चल करके अकबर ने इसको क्या नाम दिया था, पीर प्रसाद नाम दिया था। कुछ हाथी और थे जैसे गज प्रसाद, लूणा, और महाराणा प्रताप की प्रिय हाथी का नाम मैंने अभी आपको बताया राम प्रसाद था। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। खास बात ये कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था, उस एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम था विद्यार्थियों हकीम खां सूरी, जो कि हरावल सेना का नेतृत्व, सेना के अग्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे। और विद्यार्थियों ये हकीम खां सूरी जो है, इनका मकबरा खमनोर राजसमंद में बना हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ विद्यार्थियों कि मेवाड़ फाउंडेशन जो है, ये मेवाड़ फाउंडेशन विद्यार्थियों सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में, सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र के अंदर हकीम खां सूरी पुरस्कार देता है। इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा। सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में हकीम खां सूरी पुरस्कार दिया जाता है। और विद्यार्थियों यदि बात करें भील सेना की, भील सेना जो कि चंद्रावल भाग हुआ करती थी, उसका नेतृत्व राणा पुंजा के द्वारा किया गया। खास बात ये विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर के अंदर 2020 में जो 14 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुआ, उस पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। प्रश्न यह था, ध्यान से सुनिए प्रश्न क्या था कि राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। तो उस शासक का नाम था विद्यार्थियों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अपनी सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों।
राणा उदय सिंह ने क्या किया? राणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी बटियाणी धीरबाई जिनका नाम था, इनके प्रभाव में आकर के जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया विद्यार्थियों। और फिर आगे चल करके अखेराज सोनगरा ने जगमाल को गद्दी से हटा करके महाराणा प्रताप को शासक बनाया। और विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो था होली के दिन, अभी पीछे बता करके हम आप लोगों को 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की आयु विद्यार्थियों 32 साल की थी। हमने अभी पढ़ा कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 1572 के अंदर इनका पहला राज्याभिषेक हुआ। इस आधार पर यदि विद्यार्थियों देखा जाए तो महाराणा प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक हुआ था उस समय आयु जो थी इनकी 32 साल इनकी आयु थी। और विद्यार्थियों, सुलंबर के रावत करसन दास ने प्रताप के तलवार बंधाई की रस्म को पूरा किया था। जैसे ये महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ, जगमाल नाराज हुआ। और विद्यार्थियों, जगमाल जो इनका भाई जो था नाराज हुआ और नाराज होकर के अकबर के पास चला गया विद्यार्थियों। और जब ये अकबर के पास गया तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने जगमाल को विद्यार्थियों अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान कर दी और कालांतर में सिरोही का आधा भाग जो था, सिरोही का आधा भाग भी दे दिया। लेकिन विद्यार्थियों, सिरोही के सरदारों ने जगमाल का और अकबर के इस काम का विरोध किया। सिरोही का जो आधा भाग अकबर ने दिया, इस वजह से अकबर का सिरोही के सरदारों ने विरोध किया और विद्यार्थियों जगमाल का भी विरोध किया। और आगे चल करके सिरोही के देवड़ा सुल्तान ने 1583 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, सिरोही के देवड़ा सुल्तान ने 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में जगमाल को पराजित किया विद्यार्थियों। और जगमाल अकबर की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। अब हम बात करते हैं सामान्य परिचय होने के बाद में महाराणा प्रताप और मुगल संबंध क्या रहे, इस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं विद्यार्थियों। और ये महाराणा प्रताप और मुगल संबंधों की बात करें तो 1572 से लेकर के 85 तक ये संबंध रहेंगे। चलिए सुनिएगा। महाराणा प्रताप के समकालीन मुगल बादशाह की विद्यार्थियों बात करें तो अकबर था। अकबर का शासनकाल मैं आप लोगों को बता देता हूं। अकबर का शासनकाल था विद्यार्थियों 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासनकाल जो था वो अकबर का था। और अभी हम ऊपर देख करके महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप का शासनकाल था। यानी महाराणा प्रताप के समकालीन मुगल शासक की बात करें तो समकालीन मुगल शासक कौन थे? अकबर थे विद्यार्थियों। अकबर ने हिंदुओं के साथ विद्यार्थियों सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति अपनाई जिसके निम्न उद्देश्य थे। सुलह कुल की नीति के उद्देश्य क्या क्या थे? ध्यान से सुनिएगा। मुगल सत्ता को स्थायित्व प्रदान करना और अफगान संकट से सुरक्षा हेतु, मुगल सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और अफगान संकट से सुरक्षा हेतु अकबर ने सुलह कुल की नीति हिंदुओं के साथ अपनाई थी विद्यार्थियों। खास बात यह है, इस नीति के अंतर्गत प्रारंभ में शांति दूत भेज करके राजपूत राज्यों को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जाता था। और प्रस्ताव यदि कोई राजा अस्वीकार कर देता तो अस्वीकार की स्थिति में आक्रामक नीति जो थी वो अपनाई जाती थी। यानी पहले जो नीति अकबर अपनाता वो सुलह कुल की थी और सुलह कुल की नीति के तहत यदि काम नहीं बनता उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता अधीनता स्वीकार करने के, तो बाद में अकबर के द्वारा आक्रामक नीति अपनाई जाती थी। और विद्यार्थी इस नीति के तहत अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए 4 संधि प्रस्ताव भेजे गए थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सुलह कुल की नीति के तहत अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए कितने संधि प्रस्ताव भेजे? तो 4 संधि प्रस्ताव भेजे थे। आप इनका क्रम भी याद रखिए। इनका क्रम है विद्यार्थियों जमा भट्ट। सबसे पहले जलाल खां गया, इसके बाद में मिर्जा राजा मानसिंह गया, इसके बाद में भगवान दास या भगवान दास कह दीजिए, और लास्ट में टोडरमल संधि प्रस्ताव के रूप में गया था। तो आप इनका क्रम भी याद रखिए। कई बार एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि सबसे पहले संधि प्रस्ताव के रूप में किसे भेजा गया? जलाल खां को भेजा गया। दूसरे क्रम में किसे भेजा गया? मिर्जा राजा मानसिंह, आमेर के कछुआ वंशी राजा भारमल बिहारीमल के पुत्र भगवान दास के बेटे मिर्जा राजा मानसिंह को भेजा गया। और तीसरे क्रम में मिर्जा राजा मानसिंह के पिता भगवंत दास या भगवान दास को भेजा गया। लास्ट में विद्यार्थियों टोडरमल को भेजा गया। चलिए देखते हैं अच्छे से हम लोग इनको। सुलह कुल की नीति के तहत अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से जो संधि प्रस्ताव भेजे गए उनमें पहला जो था विद्यार्थियों उसका नाम था जलाल खां, लेकिन संधि नहीं हुई। 1572 ईस्वी के अंदर जलाल खां को भेजा गया। एक बात मैं आपको यह भी बता देता हूं विद्यार्थियों, एक संधि प्रस्ताव जो है 1572 ईस्वी के अंदर गया और बाकी के 3 जो है ये 3 1573 ईस्वी के अंदर गए। और 3 में भी बात करें, एक गया जून के महीने में, एक गया सितंबर के महीने में और एक विद्यार्थी दिसंबर के महीने में।
तो ये 3-3 महीनों का इनके बीच में गैप है, ध्यान से सुनिए। पहला संधि प्रस्ताव जलाल खां गया 1572 में, लेकिन संधि नहीं हुई। इसके बाद में जून 1573 ईस्वी के अंदर मिर्जा राजा मान सिंह को भेजा गया, आमेर का कछुआ वंशी राजा, लेकिन इस समय ये राजकुमारी थे, राजा नहीं थे। इनका राज्याभिषेक 1589 ईस्वी के अंदर हुआ था विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना। डूंगरपुर के आस्करण को पराजित करके वापस आते समय मेवाड़ आए थे। डूंगरपुर का राजा था आस्करण, और उसको पराजित करने के पश्चात जब ये वापस लौट रहे थे तब इन्हें मार्ग में संदेश मिला कि आपको महाराणा प्रताप के पास जाना है और संधि का प्रस्ताव लेकर के जाना है। तो डूंगरपुर के आस्करण को पराजित करने के पश्चात मिर्जा राजा मान सिंह जो है ये महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गए, लेकिन विद्यार्थियों महाराणा प्रताप जो है ये मिर्जा राजा मान सिंह से मिले ही नहीं। इनका बेटा मिला, अमर सिंह प्रथम मिला, और अमर सिंह प्रथम जो उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे मिला था विद्यार्थियों। इस बात का उल्लेख विद्यार्थियों रणछोड़ भट्ट ने अपनी रचना अमर काव्य वंशावली में की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अमर काव्य वंशावली रचना किसकी है? रणछोड़ भट्ट की विद्यार्थियों। रणछोड़ भट्ट ने इस बात का उल्लेख किया है कि मिर्जा राजा मान सिंह जो दूसरे संधि प्रस्ताव के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजे गए थे, उन मिर्जा राजा मान सिंह से महाराणा प्रताप नहीं मिले, उनका बेटा अमर सिंह प्रथम मिला, और अमर सिंह प्रथम जो उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे मिला। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप जो है मान सिंह से नहीं मिले, लेकिन कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह को एक संदेश भेजा था। संदेश क्या था? संदेश ये था कि मैं सिसोदिया वंशी महाराणा प्रताप कछुआ वंशी शासकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जो अपनी बेटी और रोटी को मुगलों से बांट सकते हैं वो किसी के कुछ नहीं हो सकते। और इस वजह से मान सिंह नाराज हुए, नाराज होकर के अकबर के पास गए और अकबर से जाके कहा कि यदि कभी मेवाड़ पर चढ़ाई करने का मूड बने तो मुझे याद कर लेना, बंदा हाजिर है। और यही कारण था विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर एक राजपूत राजा के सामने अकबर ने दूसरे राजपूत राजा को खड़ा किया था। इसके पश्चात विद्यार्थियों यदि तीसरे क्रम में बात करें, तीसरे क्रम के अंदर मान सिंह के पिता भगवंत दास को भेजा गया सितंबर 1573 ईस्वी के अंदर। खास बात यह विद्यार्थियों, अधीनता स्वीकार या ऐसे कहें कि संधि जो महाराणा प्रताप ने तीसरी बार भी इस बार भी नहीं की। आप ध्यान दीजिए, चारों बार नहीं हुई थी, फिर आक्रामक नीति अपनाई गई अकबर के द्वारा। ध्यान दीजिए, जब भगवंत दास गए तो अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल के अनुसार भगवंत दास के समक्ष महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन विद्यार्थियों महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। और महाराणा प्रताप ने कहते हैं कि भगवंत दास से ये कहा था कि आप पीछे का इतिहास देखिए, यदि पीछे की बात करें तो राणा सांगा, मेवाड़ के इतिहास के महान योद्धा राणा सांगा, जो महाराणा प्रताप के दादाजी जो थे, महाराणा प्रताप ने मुगलों का विरोध महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा ने मुगलों का विरोध किया, और आमेर से इनका साथ देने के लिए खानवा के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज कछुआ आए थे। तो महाराणा प्रताप जो है ये भगवंत दास से कह रहे हैं कि हो सकता है अब हम में इतनी पावर नहीं रही, आप शक्तिशाली, आप ऐसे करें, आप जो है अगवाई करें और हम आपके झंडे के नीचे जो है मुगलों का विरोध करेंगे। आप पीछे का इतिहास देखिए, पीछे यदि देखें तो आपके पूर्वज पृथ्वीराज कछुआ जो है वो मेवाड़ के शक्तिशाली महान शासक राणा सांगा, हमारे जो दादाजी जो थे उनके झंडे के नीचे युद्ध कर रहे थे और मुगलों का विरोध कर रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं विद्यार्थियों। फिर लास्ट में जो चौथे क्रम के अंदर भेजा गया दिसंबर 1573 ईस्वी के अंदर, वो टोडरमल को भेजा गया विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों ये अभियान भी असफल रहा। 4 अभियान हुए, चारों अभियान क्या रहे? असफल रहे। अतः इन अभियानों की असफलता पर मिर्जा अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो क्या कहते हैं? अब्दुल रहीम खाने खाना कहते हैं विद्यार्थियों कि तुर्की का पतन हो जाएगा पर महाराणा प्रताप का वतन और धर्म जो है वो शाश्वत रहेंगे। तो अभी हमने देखा विद्यार्थियों कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बात बनी नहीं, यानी कि अकबर ने अपनी पहली नीति अपनाई सुलह कुल की नीति, लेकिन सुलह एक कुल की नीति की यदि विद्यार्थियों बात करें तो इस सुलह कुल की नीति के तहत कोई बात बनी नहीं, यानी कि संधि नहीं हुई, अधीनता स्वीकार नहीं की महाराणा प्रताप ने। इस वजह से सुलह कुल की नीति फेल होने के बाद जो अकबर के द्वारा नीति अपनाई जाती वो नीति होती विद्यार्थियों आक्रामक नीति। अब अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई गई और युद्ध हुआ इनके बीच में। उस युद्ध को कहा जाता है विद्यार्थियों हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1536 ईस्वी के अंदर हुआ था। आप ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, यदि हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 जून 1576 को हुआ था,
लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध जो है 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ विद्यार्थियों। और ये हल्दी घाटी का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध जो है, ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध था विद्यार्थियों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा गया। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ जानकारी के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 की बात करें तो सीधा ही प्रश्न पूछा गया था कि डायरेक्ट पूछा गया हल्दी घाटी का युद्ध जो है, ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, सन पूछा गया। तो 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ विद्यार्थियों। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध जो है ये 21 जून 1576 को युद्ध हुआ था। यदि विद्यार्थियों हम हल्दी घाटी स्थान की बात करें तो ध्यान से सुनिए। एक तरफ विद्यार्थियों, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, खमनोर राजसमंद के अंदर, एक तरफ राजसमंद के अंदर खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। और विद्यार्थियों जहाँ से बनास नदी निकलती है, बनास नदी, वन की आशा, वनासा, वशिष्ठ नदी, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, लगभग 480 किलोमीटर लंबी नदी बनास नदी यहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। और विद्यार्थियों दूसरी तरफ यदि बात करें तो दूसरी तरफ जो है, एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ विद्यार्थियों उदयपुर के अंदर है। और यहाँ से विद्यार्थियों आयड़ नदी निकलती है, आयड़, जिसको बेड़सी भी कहते हैं। आयड़ नदी जो है उदयपुर में उदय सागर झील को जल देने के पश्चात जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। और विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर है और एक तरफ जो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर के अंदर है। अब सुनिए, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर के बीच में, लेकिन बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है हल्दी घाटी स्थान जो है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर के बीच में, लेकिन बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी स्थान पड़ता है। देखिएगा, हल्दी घाटी स्थान गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के बीच बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है। और इसका ये हल्दी टोड ने इसको हल्दी घाटी नाम दिए। यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली होने की वजह से इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। और विद्यार्थियों यदि कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड, मैंने अभी बताया कि कर्नल टोड जो है, इस कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास के अंदर आक्रामक नीति कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और आक्रामक नीति के तहत हल्दी घाटी युद्ध और आगे का प्रोसेस जो भी रहा, इनके बीच में जो भी कार्य हुए, जो कुछ भी रहा आगे की रणनीति में इनकी, वो डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए विद्यार्थियों, ताकि आपके दोस्तों को फ़ायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।